लोगों को क्या लग रहा था कि प्रशांत अगर लड़ेंगे तो मुझे डैमेज कर सकते हैं, हरा सकते हैं। बंद जो मुट्ठी होती है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता। जब वो खुल गया मुट्ठी उस समय, तो बहुत कुछ लोगों को ताकत का अंदाजा हुआ कि प्रशांत को भी कैंडिडेट चाहिए। बाई इलेक्शन में ये नैरेटिव इतना नहीं बुन चुके थे। अब उस समय लोग नहीं बोलता था चलो प्रशांत एक खिलाड़ी है। अब लोग बोलता है सीरियस खिलाड़ी हैं। और अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि यार चलो उनका पहले 5 था तो अब 10% वोट है। कुछ बोलते हैं कि सरकार भी बना लेंगे। वो चीज उस समय नहीं थी। तो बाई इलेक्शन मुझे लगता है कि उनके पास रिपोर्ट आई कि हम अच्छा करेंगे इसलिए लड़ गए होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्लेस, टाइमिंग, नैरेटिव, परसेप्शन एंड मोमेंटम। तो वो जो नैरेटिव बनाए हैं परसेप्शन, उसको मोमेंटम किस तरह वो देते हैं चुनाव तक। नमस्कार, मैं हूँ ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्राउंड जीरो बैठक में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ होंगे शशि शंकर सिंह जी और आज हम बात करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में। हमारे साथ हैं शशि जी जो 3 बार से बिहार का चुनाव देख रहे हैं और बिहार के बारे में काफी अच्छी जमीनी जानकारी रखते हैं। आज के एपिसोड में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। तो शशि जी, सबसे पहले हमारे दर्शक भी और मैं भी ये समझना चाह रहे हैं कि अभी बिहार में क्या स्थिति चल रही है, कौन सी अलग अलग पार्टीज अभी अलायंसेस में हैं, अभी कौन आगे दिख रहा है आपको, इस बारे में डिस्कशन शुरू कर। बिहार में अगर आप अलायंसेस की बात करें तो लगभग वही स्वरूप है जो लोकसभा के समय। विधानसभा के मुकाबले स्थिति बदल गई है। विधानसभा का समय रालोसपा अलग लड़ा था, लेकिन लोकसभा में इंडिया अलायंस के साथ लड़ा था, एनडीए अलायंस के साथ लड़ा था, सॉरी। वीआईपी पार्टी अभी इंडिया अलायंस के साथ है और एमआईएम जो अलग ही लड़ी थी तो वो अलग ही मैदान में। एक नई पार्टी आ गई है जनस्वराज जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, तो मैदान जंग में बहुत तैयारी से लड़ रहे हैं। तो ये लगभग है, एक तरफ आप देखें तो एनडीए में जदयू, भाजपा और रालोसपा और लोजपा है। लोजपा का वो धड़ा जो चिराग पासवान का धड़ा है वो है। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की 3 पार्टी जो कि विधानसभा चुनाव में भी साथ में थी और लोकसभा में थी। माले, सीपीआई और सीपीएम और वीआईपी पार्टी इनके साथ है। और लोजपा का एक धड़ा जो रामविलास पासवान जी का धड़ा है वो आ सकता है इनके साथ। पिछले विधानसभा में पप्पू यादव की पार्टी अलग लड़ी थी जो अभी इंडिपेंडेंट सांसद है और कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि पिछली विधानसभा का एनालिसिस करते करते एक बार हम आज की डेट में जो अलायंसेस है वो भी समझे। तो इंडिया अलायंस जो है इस बार, उसमें हमारा आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टीज हैं। उसके अलावा कौन कौन सी पार्टी है इंडिया अलायंस में? उसके अलावा वीआईपी पार्टी, इनके साथ लोजपा का एक धड़ा जो रामविलास पासवान जी का धड़ा है वो है। अब देखना है कि उसे इस अलायंसेस में उतनी सीटें मिलती है क्या जितना वो चाहते हैं और उनके साथ बनी रहती है नहीं बनी रहती है। तो इसमें लीडिंग पार्टी जो है आप मानते हैं कि आरजेडी है। आरजेडी है? हाँ, तो आरजेडी मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार अराउंड 144 सीट्स लड़ी थी, जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्टेट की आरजेडी थी पिछली बार और उनका अराउंड 23.5% वोट शेयर आया था। तो आज की डेट में क्या स्थिति लग रही है? आरजेडी 2020 जितने लेवल पे है, बढ़ी है, कम हुई है, और उसके क्या कारण? मुझे लगता है कि आरजेडी जो पिछले बार की स्थिति थी लगभग उसी स्थिति में है। अभी नहीं कहा जा सकता को कितना बढ़ी है और कितना नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है कि उसी स्थिति में है और क्या वो और इससे ज्यादा बढ़ सकती है इसी वोट शेयर के साथ। वो डिपेंड करेगा कि जो प्रशांत किशोर यहाँ मैदान जंग में है वो किसका वोट काटते हैं। अगर वो बीजेपी का वोट काटते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में इतना ही वोट शेयर के साथ आरजेडी की सीटें बढ़ सकती हैं। अगर वो दोनों का काटते हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आरजेडी की सीटें पिछले बार से घट जाए। ये बात है शशि जी की आरजेडी का जो वोट बैंक हम आमतौर से बोलते हैं कि वो MY इक्वेशन पे जाते हैं, मुस्लिम प्लस यादव इक्वेशन पे जाते हैं, वो वोट बैंक किसी और पार्टी की तरफ मूव करे वो चीज कम होती है क्योंकि उनका मेन कंटेंशन अलग होता है। जैसे मुस्लिम वोट बैंक को आमतौर पे हम मानते हैं कि उनको एंटी बीजेपी वोटिंग देनी होगी, तो एंटी बीजेपी अगर इंडिया अलायंस लगेगी और इंडिया अलायंस ही मजबूत लगेगी तो वो तो टिकेगा आरजेडी के साथ। यादव वोट बैंक हो सकता है आप कैंडिडेट टू कैंडिडेट में कुछ हो जाए अगर तो हो जाए, बट प्रशांत किशोर मेरे को ज्यादा वोट काटते हुए नहीं दिख रहे कि आरजेडी का वोट वो ज्यादा काट देंगे। यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा कि आरजेडी जो पिछले बार जीती थी उसमें लोजपा का बहुत बड़ा रोल था जो लोजपा अलग लड़ी। ओके, लोजपा कई ऐसी सीटें थी जो कि आरजेडी नहीं जीत सकती थी, लेकिन ड्यू टू लोजपा वो आरजेडी जीती क्योंकि लोजपा ने उन सीटों में अच्छे खासे वोट काटे। वो इस बार नहीं होगा और लोजपा को करीब 5 या 6% वोट आया था। सीट एक ही जीती थी पर वोट 6% आया था, 5 या 6%। वो अब वो भाजपा के साथ है। हाँ बट तो वो वोट अगर इंटेक्ट भाजपा के साथ हुआ हाँ, तो वैसे ही मिला लीजिए कि वो सीटें माइनस हो जाएंगी। सीटों की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि जो वोटर इक्वेशन है, आप कह रहे हैं कि प्रशांत एक और वोट है यूथ वोट्स।
अक्रॉस द कास्ट यूथ वोट कहीं ना कहीं पिछले बार रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव के साथ गया था। फेयर इनफ। दूसरा एक टीचर का वोट है, बिहार में एक टीचर की आबादी है जो कि हमेशा सरकार से नाखुश रहती है, उनकी डिमांड रहती है, जो सरकार से लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनका भी एक अच्छा खासा वोट इनके तरफ आया था। वो दोनों वोट, टीचर्स का जो वोट आया था वो वोट हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ जाए, और यूथ का वोट अगर तेजस्वी को नहीं देता है तो हो सकता है कि एक नए विकल्प में प्रशांत को चुन सकता है। ठीक है, तो आप एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि कास्ट वोट जहां तक है आरजेडी का वो इंटैक्ट रहेगा, बट जो कोहोर्ट का वोट आ गया था, जो यूथ का वोट आया था, टीचर्स का वोट आया था, थोड़ा और एस्पिरेशनल वोट जो था, जो पिछली बार देख रहा था कि तेजस्वी एक नई टाइप की एनर्जी लेके चुनाव में आए थे, जो स्विंग वोटर चला गया था, वो कट के इस बार पीके की तरफ जा सकता है। कास्ट वोट में भी एक चीज देखना होगा कि यादव इंटैक्ट है आरजेडी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर किसी सीट में अगर आरजेडी की ओर से यादव उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है और भाजपा की ओर से यादव उम्मीदवार लड़ रहा है, जदयू की ओर से लड़ रहा है और वो जीतते हुए दिखाई देगा, तो यादव उसके साथ जाते हैं। ऐसा तो आपको यहाँ पर एक मानना होगा कि ठीक है, आरजेडी का जातिगत वोट है, लेकिन इसके अलावा एक नैरेटिव पर भी वोट मिलता है पार्टी को जी, तो वो नैरेटिव वोट अभी तक तेजस्वी यादव बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी पार्टी जो इंडिया अलायंस की, जो नेशनल लेवल पे सबसे जरूरी पार्टी है बिहार पे, वो जूनियर पार्टी समझ लीजिए आरजेडी की, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस में एनालिसिस कर रहा था, कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी 70 सीटें, जीती थी 19 सीटें। तो आप स्टेट लेवल पे देखेंगे तो लगेगा कि 10% वोट शेयर ही लाया है, बट कंटेस्टेड वोट शेयर कांग्रेस का तो था, जो 70 सीटों पे वो लड़ी थी, वो अराउंड 32.9% था, 33% समझ लीजिए। तो कांग्रेस जहां पे लड़ती है वहां पे क्लियर दिख रहा है कि एक वोट ट्रांसफर होता है, वहां पे आरजेडी टू कांग्रेस क्लियर वोट ट्रांसफर है, और कांग्रेस का खुद का जो मेंटेन वोट शेयर है वो रहता है। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती है? वो यूजुअली अपर कास्ट कैंडिडेट लड़वाएंगे या उन सीटों पे लड़ेंगे जो शहरी ज्यादा है? कैसा रहता है कांग्रेस? कांग्रेस सीमांचल में लड़ेगी मैक्सिमम सीट, और सीमांचल के अलावा जितनी भी शहरी सीट है तो हर जगह उनके पास उम्मीदवार हैं। जैसे आप बक्सर की सीट दिखे तो कांग्रेस के पास है, मुन्ना तिवारी वहां लड़ते हैं। हाँ, तो वो भाई अपर का। आप गया जिले में जाएंगे तो अखिलेश सिंह के पास एक लीडर होते थे, पिछले बार उनके बेटे लड़े थे चुनाव। अगर आप सीतामढ़ी जाएंगे, रिया की एक सीट है, वहां पर अमित कुमार टूना चुनाव लड़ते हैं, वो राजपूत कास्ट से आते हैं। अगर आप भागलपुर जाएंगे तो वहाँ जीत शर्मा लड़ते हैं, जिनकी बेटी अभिनेत्री बॉलीवुड में है, वो चुनाव जीते हैं, तो एक मजबूत नेता है। तो कांग्रेस दिल्ली में बैठे लोगों को और बाहर बैठे लोगों को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है बिहार में, पर सीमांचल से जब बाहर बढ़ते हैं, पप्पू यादव देखिए या इनकी पत्नी देखिए हो तो यादव, तो इनके पास अदर कास्ट के भी लीडर हैं। कांग्रेस के पास मतलब अपर कास्ट के भी लीडर हैं कांग्रेस के पास। यहाँ तक कि दलित में अगर आप देखें तो राजेश राम जो जीते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित हैं। कांग्रेस के पास जो लोकसभा की सीट आई उसमें सासाराम की सीट आई है, जो कि रिजर्व सीट है। तो कांग्रेस के पास मतलब वो आपको कास्ट वोट नहीं बोल सकता, वो लीडर बेस्ड वोट बोल सकते हैं, क्योंकि लीडर उसी कास्ट से है तो कास्ट आ जाता है उनके पास मोटा मोटी। बट इस अलायंस में जैसे जो बैलेंसिंग एक्ट है कि अपर कास्ट का जो कोटा है, अपर कास्ट के जो कैंडिडेट्स है, वो कांग्रेस ज्यादा फील्ड करती है और आरजेडी यादव मुस्लिम ज्यादा फील्ड करती है, कैसा कुछ है? ऐसा आप मान सकते हैं कि आरजेडी के पास अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं रहती है प्रकाश देने की, क्योंकि यादव मुस्लिम के अलावा ईबीसी की तरफ जाएंगे, कुशवाहा की तरफ जाएंगे। हाँ, तो फिर उनके पास विकल्प क्या बचता है भाई? जो कांग्रेस है वही अपर कास्ट लड़ा सकती है, क्योंकि शहर में लड़ रही है। पर यहाँ आपको देखना होगा कि पिछले चुनाव में एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार थे अपर कास्ट के, ऋषि मिश्रा, और वो सीट चली गई थी एक मुस्लिम कैंडिडेट को, और उसी सीट के कारण मधुबनी और दरभंगा में ऐसा नैरेटिव बना कि जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलाकर मैक्सिमम सीट जीत सकते थे, वो कम सीट जीते और इनकी सरकार नहीं बनी, सिर्फ एक सीट की वजह से। ये आप मतलब बड़ी बात कह रहे हैं कि एक सीट में कैंडिडेट सिलेक्शन गलत होने के चक्कर में 2 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, उसका कारण स्पष्ट ये बना कि ऋषि मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा जो बिहार के बड़े ब्राह्मण लीडर रहे हैं, उनके परिवार से हैं, तो ऋषि मिश्रा को सीट से हक बनता था लड़ना, उनका टिकट कटा और एक मुस्लिम उम्मीदवार को दिया गया, और एक मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार को दिया गया जिस पर नैरेटिव काफी खराब बना। उसके वजह से जो ब्राह्मण मतदाता और मतदाता इनके तरफ आ रहे थे, वो पोलराइज हो गया इलेक्शन और नहीं आया। और भाजपा ने बहुत समझदारी का एक काम क्या किया कि एक और सीट थी, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, उस सीट में भाजपा ने एक निषाद जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था, पर वहां पर उन्होंने ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में। तो लोगों को क्या लगा कि हम भाई कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, पर कांग्रेस हमको टिकट ही नहीं दे रहा, टिकट ही नहीं दे रहा, और ऐसी सीट में नहीं दे रहा जो हमारा बनता है। और ऐसा चुनाव हुआ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े लीडर होते थे, जिन्हें सभी जाति का वोट मिलता था, वो भी चुनाव हार गए थे। फिर तीसरे जो बड़ा इसमें ग्रुप है वो आता है लेफ्ट पार्टीज का। तो लेफ्ट में अपना सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम, ये 3 पार्टीज है यहाँ पे।
उनका क्या रोल देखते हैं आप इस बार? क्योंकि यूजुअली बोलते हैं कि लोअर कास्ट या वर्किंग क्लास लेबर ये सारे कुछ लोगों की पार्टी होती है सीपीआईएम, तो उसका क्या आप देखते हैं? आप ये कह सकते हैं कि एक नैरेटिव है, कुछ जाति का वोट आता है। सच भी है कि लोअर तबके का वोट आता है, पर इनके लीडर अपर कास्ट का भी होते हैं। जैसे खुद मैं बिहार से जहाँ से हूँ, तो 1991 में मेरे साइड से लेफ्ट से राजपूत जाति के उम्मीदवार चुनाव हुए। कौन सी साइड से हैं आप? मैं आरा साइड से हूँ, तो संदीप सिंह एक माले से जीते थे। ठीक है, उसके बाद माले के एमएलए बने वो श्रीभवन कुशवाहा बने, जो कि अभी जदयू में है। ठीक है। तो इनके पास अगर सीपीआई सीपीएम के पास देखें अगर बेगूसराय में, तो बुनिहार कास्ट के अधिकतर लीडर चुनाव लड़ते आए हैं और एमएलए बनते आए हैं। तो इनके पास अलग अलग जाति के लीडर हैं, लेकिन मेन दलित लीडर है। अब डुमरांव एक सीट है, वहां से सीपीएमएल के जो उम्मीदवार जीते हैं वो कुशवाहा जाति के हैं। तो इनके पास कुशवाहा वर्ग का भी वोट था माले के पास। सीपीएम सीपीएम इनका लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड प्रभाव भी है। माले का प्रभाव अगर आप देखें तो सोन नदी का जो बेल्ट देखते हैं, जिसमें भोजपुर जिला का सटा हुआ क्षेत्र है, जहानाबाद जिला, औरंगाबाद जिला, इस साइड में माले का एक होल्ड है। और ये वोट तब ज्यादा खिलता है जब ये किसी के साथ अलायंस में रहते हैं। और डेफिनेटली माले जिस सीट में लड़ता है, उस सीट में अपने कंपेनिंग के माध्यम से इनका प्रचार ग्राउंड पर थोड़ा तेजी से चलता है और माइंड वॉश के अनुसार भी चलता है। तो ये दलित वोटों को एकजुट करते हैं। ओके, तो अभी अगर हम इंडिया अलायंस की तरफ से सोचे, जो उनका टारगेट वोटर ग्रुप, अगर टारगेट कास्ट ग्रुप क्या रहेगा अगर आप इंडिया अलायंस की तरफ से सोच रहे हैं तो? मुझे लगता है उनका टारगेट कास्ट ग्रुप जो आरजेडी का यादव मुस्लिम तो रहे, वो तो रहेगा ही, और उसके अलावा वो दलित और ईबीसी पर ध्यान देंगे। लेकिन बिहार के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कास्ट आप जितनी भी बात कर ले, यू हैव टू प्ले विद द नैरेटिव। आपको नैरेटिव लाना ही होगा। आप देखिए, प्रशांत किशोर एक नैरेटिव के सहारे लड़ रहे हैं, और उसी बिहार में जिसमें जाति है, उसमें मोदी जी को वोट आया है। ये अलग बात है कि मोदी जी को जब 14 में वोट आया, तो उस समय जदयू अलग लड़ी थी, जदयू आरजेडी साथ में नहीं लड़ी थी। अगर जदयू आरजेडी साथ में लड़ती, तब पता चलता कि कितना कास्ट चलता नहीं चलता है। ठीक, और मोदी जी भी लोजपा के साथ अलायंस में थे, और छोटी छोटी रालोसपा साथ में था। फिर 19 में अगर आप देखें तो जदयू साथ में आ गई, 24 में तो रही ही। तो मोदी जी को बिहार में वोट पड़ा है, लेकिन उसमें भी हम मानेंगे कि एक नैरेटिव जाती है, पर एक नैरेटिव पर भी वोट मिलता है। तो वो नैरेटिव कौन बनाएगा? जैसे प्रशांत किशोर अभी नैरेटिव बना रहे, हम बिहार को चेंज ही कर देंगे। अब सपोज उनको 6% वोट आ जाता है, लोअर मानिए, या 10% वोट आ जाता है, आप बैठ के कुछ भी विश्लेषण करें किस कास्ट का है, बट ऑब्वियस है कि अगर कहीं राजपूत जाति के उम्मीदवार लड़ता है, राजपूत कुछ वोट लेगा, कहीं बुनियार लड़ता है, बुनियार ले, जिस जाति के उम्मीदवार होगा वोट लेगा, लेकिन उनका तो प्योर वोट नैरेटिव का ही वोट होगा। ये कि बिहार में 3 तरह के वोट है, कैडर वोट है, कास्ट वोट और एस्पिरेशनल वोट्स भी है। एस्पिरेशनल वोट जिसके तरफ जाएगा, वो सरकार बनाने के चांसेस उसके बेटर होते हैं। ठीक है, तो यही एस्पिरेशनल वोट पे एक बार थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि 2020 में आप कह रहे हैं कि नैरेटिव का जो प्ले था उसमें तेजस्वी लीड कर रहे थे। डेफिनेटली पिछले चुनाव वो उस टाइम पे एस्पिरेशनल वोट और ये जो स्विंग वोटर्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो गया आरजेडी और कांग्रेस की तरफ, और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की रूप में निकल के आई। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो बीजेपी रही पिछली बार। अब एनडीए के अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें बीजेपी है, जेडीयू है और हम पार्टी है, ये 3 पार्टी है। इसके अलावा और कौन सी पार्टीज हैं इसमें? चिराग पासवान की पार्टी ऐड हो गई है। ये 4 अभी बड़े और रालोसपा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी इनके साथ है। ठीक है, तो ये 5 पार्टीज अब हो गई हैं। इसमें आप किसको इस बार लीडर देखते हैं? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जेडीयू को एज सीनियर पार्टनर और बीजेपी को एज जूनियर पार्टनर देखा है बिहार में, बट 2020 में भी ऐसा लगा और 2025 में और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी सीनियर पार्टी बन चुकी है बिहार में इस अलायंस की। तो बीजेपी का क्या समझते हैं आप? देखिए, डेफिनेटली भी इस अगर अलायंस में देखें तो बीजेपी सीनियर पार्टनर के रूप में होगी। लीडर के रूप में नीतीश कुमार होंगे, अभी भी बीजेपी उनको लीडर के रूप में रखेगी। तो आप सीनियर पार्टनर होते हुए फेसलेस सीनियर पार्टनर, फेसलेस नहीं है, हाँ। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो डेफिनेटली जदयू वोट शेयर से लेकर काफी पीछे छिटक चुकी है। जो जदयू लीड करती थी एक नैरेटिव में भी और एक लीडर के नाम पर भी, नीतीश कुमार के नाम पर, आप देखेंगे कि उसका परिणाम 2010 में क्या हुआ था, जब आरजेडी सिमट गई थी लेस देन 30 सीट्स पर, और उसमें बीजेपी को 91 सीट आया था और जदयू को लगभग 115 सीट आया था। उसके बाद फिर 14 में समीकरण बदलता है। 14 में किसी कारणवश नीतीश कुमार लेफ्ट के सीपीआई के साथ अलायंस करके लड़ते हैं लोकसभा, और बीजेपी अलग अलग लोजपा और रालोसपा इन लोगों को लेकर लड़ती है। फिर 15 में आरजेडी जदयू जब आती है एक साथ, तो आरजेडी का
रिसर्जेंस होता है, वोट शेयर बढ़ता है। हम्म। तो आज के डेट में देखें तो जदयू का वोट शेयर गिर चुका है, जो पिछले आता था वो वोट शेयर इनका नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी जी इसका जो वोट शेयर 23 से 26 के बीच में रखे तो ये पेंडुलम इसी में घूमेगा, अलायंसेज में भी, तो वो वोट शेयर बीजेपी के पास है। अब जदयू का जो वोट शेयर था वो है, इस पर मुझे डाउट है, वोट शेयर नहीं है, तो जदयू डेफिनेटली इनके सेकंड पार्टनर होगी। और मुझे लगता है कि इलेक्शन बाद बिहार एक चेंज होगा, अगर इनकी सत्ता भी बनती है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दिन का सीएम नहीं होंगे। अगर रिजल्ट ऐसा आता है कि बीजेपी 80-90 सीट जीतती है और जदयू 20 या 25 सीट जीतती है, तो हो सकता है कि नीतीश खुद ही अनाउंस कर दे कि दिस मैंडेट फॉर बीजेपी। और अगर जदयू को 35 सीट या 40 से 45 भी आती है, जैसा पिछले बार आया था रिजल्ट, और बीजेपी को आता 80-85, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि ज्यादा 6 महीना या 5 महीना वो सीएम रहेंगे और इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी का सीएम होगा। क्योंकि बीजेपी चाहती भी है कि हर स्टेट में मेरा सीएम हो, और वो पार्टी को चाहना भी चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख चुके हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम थे और चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया फेस पर एज ए सीएम। और एकनाथ शिंदे बूढ़े भी नहीं है, फाइटर हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, एक रीजन में थोड़ा होल्ड भी रखते हैं, सीट भी अच्छा जीते। लेकिन बीजेपी इतनी सीटें जीत ली कि अपना मुख्यमंत्री बना, उनको कुछ कहने को नहीं रहा। जैसे पिछली बार का अगर एनालिसिस करें 2020 का, तो बीजेपी कम सीटों पे लड़ी थी जेडीयू से। बीजेपी लड़ी थी 110 पे, जेडीयू लड़ी थी 115 पे। बीजेपी जीती 74 और जेडीयू जीती 43। तो उस टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशन थी कि क्या कुछ प्रो बीजेपी सेंटिमेंट चल रहा था या फिर वोट ट्रांसफर ही? वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। जिन सीटों पर जदयू लड़ी उन सीटों पर लोजपा के कैंडिडेट ने डैमेज किया, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एक नाराजगी थी, और वो नाराजगी क्रिएट की गई बीजेपी उम्मीदवार के द्वारा। और उन बीजेपी उम्मीदवार को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो ये लड़े लोजपा के टिकट पर। तो आप यकीन मानिए कम से कम 15 या 16 सीट तो डायरेक्ट थी जो जदयू हारी लोजपा के कारण, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर अब 16 सीट जोड़ देते, जदयू को पिछले बार कितनी सीट आई थी, 46 या कितना आया था, 43 आया। 43 आया था। अगर उसमें आप 16 जोड़ दे तो ऐसे ही 60 के करीब जाते हैं। तो जदयू भी 65-70 जीतती, ऐसा नहीं था कि नहीं जीतती। लेकिन जो लोजपा का पूरा खेल चला उसने जदयू का खेल खराब कर दिया, और उन सीटों में बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जदयू पर। तो एलजेपी पिछली बार जो, मतलब हम लोग मानते हैं एलजेपी की उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, क्रॉस बिहार खड़ी कर दे अपने कैंडिडेट्स। इस बार भी चिराग पासवान जी हिंट्स दे रहे हैं कि मैं पूरा बिहार लड़ूंगा, मैं बिहार मुझे पुकार रहा है वगैरह। तो आप अभी फर्मली आपने बोला कि एनडीए के पार्टनर हैं एलजेपी इस बार, तो इस बार तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी वोट काटने, मतलब अभी जो हम प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि एलजेपी ने जैसे पिछली बार डेफिनेटली नहीं, जब इस अलायंस में होंगे तो लोकसभा की तरफ। फिर इस बार क्या जेडीयू का वोट शेयर या कंटेस्टेड वोट शेयर बढ़ेगा 2020 के मुकाबले? मुझे नहीं लगता कि वोट शेयर बहुत बढ़ेगा जदयू को, अगर लोजपा अलग भी लड़ती है तो। क्योंकि एक अलग फैक्टर प्रशांत किशोर है। अब लोजपा साथ भी लड़ती है। साथ भी लड़ती है, सॉरी, क्योंकि प्रशांत किशोर फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। जो काम लोजपा पिछले बार किया था, अगर वो काम प्रशांत किशोर कर दे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी का वोटर हो सकता है बीजेपी को वोट दे, एकदम इंटैक्ट रहे, लेकिन जहां जदयू लड़ रही है वहां पर अगर वो कैंडिडेट लड़ते हैं प्रशांत किशोर पार्टी पर, तब क्या होगा? तो अभी बहुत सारा, लेकिन जदयू का वोट शेयर नहीं, बट वो फिर आप, ये तो टैक्टिकल चीज हो गई कि बीजेपी जेडीयू को वीक करने के चक्कर में तो टैक्टिकल के तरीके से लड़ टैक्टिकल की अब वो तो टैक्टिकल की संभावना है, बीजेपी लड़ाए ना लड़ाए। एक और एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 4 उम्मीदवार हैं, अलायंसेस तो 3 ही फॉर्म हो रही हैं, 4 तो पार्टियां अलग लड़ नहीं रही हैं। और बीजेपी के पास तो हर कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं कि सब जगह एक ही उम्मीदवार होंगे। अगर मैं अपने आरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर दूं तो 1-2 सीट छोड़ के हर जगह मोर देन 10 या 15 उम्मीदवार हैं बीजेपी। और उस बीजेपी में उधर भी है, यानी कि हर जेडी में नहीं है, और जदयू में भी उम्मीदवार है कहीं कहीं। तो अगर किसी एक को टिकट नहीं मिलता है तो आप कह रहे हैं डिसग्रंटेड जो लोग हैं इस बार प्रशांत किशोर की तरफ से लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, और इंडिपेंडेंट नहीं लड़े अगर बुद्धि होगी तो प्रशांत किशोर की तरफ से लड़ सकते हैं। नहीं तो बट फिर वो स्पॉन्सर्ड थ्रू बीजेपी हो गया या खुद से डिसग्रंटेड लीडर? एक वो खुद से होंगे, वो तो फिर तो वो किसी को भी डैमेज कर सकते वो हाँ, लेकिन किसी को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन बट ऑब्वियस अगर जदयू में पॉलिटिक्स किया है, बीजेपी में पॉलिटिक्स किया है, तो ज्यादा डैमेज इनको करेगा बनिस्पत के आरजेडी को। अगर आरजेडी में वो काम किया और तब वो लड़ता है तो आरजेडी को डैमेज करेगा। इसके अलावा अभी एलजेपी का क्या आपको लग रहा है, जो मिक्स स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है बाय द एंड ऑफ द इलेक्शन क्या होने वाला है एलजेपी? देखिए एलजेपी के 2 दौरे हैं। तो चिराग पासवान जी अभी मंत्री है मोदी जी सरकार में, मुझे नहीं लगता कोई इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो अलग लड़े, और पहली बात।
दूसरी बात, उनका जो वोट शेयर आया था उसमें सब 2% कम कर दीजिए, 3% जो पिछले बार आया था, वो 2 से 3% वोट कैंडिडेट का वोट था। ओके। जैसे दिनारा में राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे, उल्लास पांडे बरापुर में चुनाव लड़े थे, तो ऐसे ऐसे मटिहानी में राजकुमार सिंह जो जीते हैं चुनाव, एक ही सीट आया था लोकसभा को, वो अभी जदयू के साथ है। तो जो उम्मीदवार लड़े थे इनका वोट था। अब ये सारे उम्मीदवार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अगर वो इस बार लड़ते हैं अलग, तो वो मुझे कम लगता है। तो लोजपा का एक वोट शेयर है 4% वोट शेयर है, मैं 4 साढ़े 4 मानता हूँ। हाँ, मतलब पिछली बार तो 5.8 है एलजेपी आज का। 6 आया था, उसमें से 2 मैं घटाऊंगा, हाँ। 4 साढ़े 4, वो 6 कहीं ना कहीं कैंडिडेट का वोट था। जो कैंडिडेट लोजपा से खड़े हुए, एक नरेटिव भाजपा का सीटों में फैला कि भाई इन्हीं को जिता दो, ये तो लास्ट में जाएंगे इसी के साथ ना। तो बीजेपी अगर 70 और ये 20 जीत गए तो 90 हो जाएगी बीजेपी। बट लड़ेगी, जैसे पिछली बार एलजेपी लड़ी है 135 सीट, वो तो चलो अलग लड़ रही थी तो 135 लड़ी। इस बार एनडीए में भी वो ज्यादा सीटें क्लेम करेगी एलजेपी, क्योंकि पिछली बार का जैसे मैं रिजल्ट देख रहा हूँ तो एलजेपी मतलब काफी सारी सीटों में सेकंड भी आई थी, 94 सीट में थर्ड आई है, बट ऑलमोस्ट 10 सीट में सेकंड आई है। उसमें 10 में आया कौन था? लोजपा के उम्मीदवार आए ही नहीं थे ना। नहीं, बट वो क्लेम तो करेगी। क्लेम कैसे कर सकते हैं? अब राजेंद्र सिंह भी भाजपा में है, हाँ, तो यास जांडले उनके साथ है। इफ अगर चिराग पासवान को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो आप कितनी सीटें मांगेंगे चिराग पासवान की तरफ से एनडीए अलायंस के अंदर? ये फिर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर मैं चिराग पासवान को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ तो कितना, वो ये तो मैं नहीं बताऊंगा अभी। अभी मुझे ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्लेम करेंगे, वो 50 सीटें मांगेंगे। हाँ, आप सही हैं, वो 55 सीट मांगेंगे, मुझे लगता है 54 से 55। तो मिलेगा कितना और केपेबल कितने में जीत? मुझे लगता है कि उन्हें जितनी भी सीट मिलेगी उन्हें इस अलायंस में, वो मैक्सिमम सीट में फाइट में होंगे। उसका स्पष्ट कारण है कि वो जितनी सीट लेंगे उसमें से ज्यादातर सीट दलित की सीट होगी, रिजर्व सीट होगी, और रिजर्व सीट में अपर कास्ट वोट ट्रांसफर होता है एक तरफा इस अलायंस में, तो वो खतरा नहीं होता है डिवीजन का और वोटों का। उनका स्ट्राइक रेट बेटर रहेगा इस अलायंस में। अगर मुझे लगता है कि उन्हें एनडीए की ओर से, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से उन्हें 20 से 24 के बीच में सीट मिलेगी। अब आते हैं हमारी जो नई पार्टी बनी है बिहार में, जो सबसे ज्यादा न्यूज बना रही है, हर जगह प्रशांत किशोर जी इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनका पदयात्रा भी चल रहा है इतने टाइम से। जन स्वराज के बारे में बात करते हैं। अभी उनकी क्या स्थिति लग रही है, उनकी कुछ लीडरशिप बनी है? प्रशांत किशोर ही बस एक चेहरा दिख रहे हैं, साथ में एक दो और लीडर्स हैं, बट मेन वही उसको लीड कर रहे हैं, वही उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप जो भी समझिए। तो जन स्वराज का क्या रोल देखते हैं इस बार? और मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि चाहे आप 20 देखें, चाहे 15 देखें, चाहे 10 देखें, जो इन दोनों अलायंसेस के अलावा का वोट शेयर है, जो अदर पार्टीज का वोट शेयर है या अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का वोट शेयर है, वो भी बिहार में रहता है 15% के आसपास। तो क्या जनसुराज बनने की वजह से अब एक तिकोनिया मुकाबला हो गया है बिहार में, और वो ये 10 से 15% वोट शेयर टारगेट कर सकती है इस बार जनसुराज? कर सकते, मैं त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट मुकाबला है, कि बाइपोलर? तो हाँ, 2 अलायंस के बीच में, ना कि पार्टी के बीच में है। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि इसको त्रिकोणीय बनाए। उन्होंने कई बार बोला भी है कि जो हमारी पार्टी या तो अर्श पड़ेगी या फर्श पड़ेगी, अर्श पड़ेगी या फर्श पड़ेगी, या तो 10 के नीचे जीतेगी, सरकार बना लेगी। मुझे लगता है कि एज ए कंसल्टेंट नहीं, एज ए लीडर वो बोल रहे हैं उस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली वो बिहार में घूम रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और मुद्दे जो उठा रहे हैं उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। वो शराबबंदी पर उठा रहे हैं कि एकदम फेल है, सही में फेल है। वो उठा रहे हैं कि एक समय बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में अच्छे स्कूल होते थे। अगर नीतीश कुमार जी ने रोड पर काम किया है, बिजली पर काम किया है, तो क्रेडिट बनता है उनका, नीतीश कुमार जी को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अगर उनके समय में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है तो भाई उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, और डेफिनेटली चौपट हुई है। मैं आरा से, आरा में एक जैन स्कूल होता था, इतना अच्छा था कि उसमें जितने बच्चे पढ़ते थे वो IIT में जाते थे, उसमें एडमिशन नहीं होता था, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसे स्कूल थे। उसके अलावा जो अस्पताल थे उसकी कंडीशन अच्छी थी, अच्छा था। आज अस्पताल की कंडीशन ऐसी है कि अगर उसमें किसी का बच्चा हो रहा है और ठीक से ना देखा जाए तो चूहे उसके पैर काट देंगे। ये अधिकतर सदस्य अस्पताल की स्थिति है। तो डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम हमारा सरमराया है। शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई है, इतनी चौपट हो गई है कि अगर आप सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो कोई नौकरी पाएगा। वो कहने की बात है कि बिहार से UPSC में बहुत लड़के आते हैं, लेकिन देखिए वो कहाँ से पढ़े हैं। वो आएगा कि नेत्रहाट से पढ़े, वो आएगा कि रामजस से पढ़े हैं, वो आएगा कि स्टीफन से पढ़े हैं, क्रोरीमल से पढ़े हैं। हाँ, प्रशांत जी भी यही बोल रहे हैं कि वो
लगता है कि बिहार ठीक है, बिहार का लड़का है बट वो पढ़ रहा है है नहीं बिहार। दिल्ली में कोटा। आप मुझे ये दिखाइए कि कितने लड़के बिहार बोर्ड से पढ़ के यूपीएससी में आए। आप मुझे ये मत दिखाइए कि बिहार बोर्ड से पढ़ा फिर नेतरहाट में चला गया। वो अजूबा होगा, एक्सेप्शनल होगा, ऐसे तो सब नहीं है ना। तो स्थिति बहुत खराब है, मतलब एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। जो मुद्दा उठा रहे हैं वो अ, आप और उसके अलावा एजुकेशन के साथ साथ वो हेल्थ उठा रहे हैं। और तीसरा रोजगार, पलायन उठा रहे हैं। पलायन मतलब रोजगार, दोनों जुड़ा हुआ इशू है। रोजगार नहीं है तो पलायन होगा, उसको वो मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे लड़के बाहर में जाके काम करते हैं। हम्म। सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ खुल सकता था पटना में। रविशंकर प्रसाद जी का ट्वीट है, वादा था कि 2 आईटी पार्क खुल रहे हैं, दरभंगा या पटना या कहाँ। आज तक पता नहीं वो कहाँ आईटी पार्क है या नहीं है। तो वादे बहुत किए गए लेकिन उस तरह के काम नहीं हुए, तो रोजगार नहीं जनरेट हुआ। तो शशि जी, ये आपका चौथा इलेक्शन होगा जिसमें आप बिहार में काम कर रहे हैं। आप इतना 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप बिहार की राजनीति समझ रहे हैं, आप हर एक एरिया में जाके एनालिसिस कर चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो मुद्दे प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, उसका जो हम एक बात बोल देते हैं कि बिहार में जाति जाति सिर्फ जाति पे वोट होता है, 3 फैक्टर है, जाति जाति जाति। बट वो जो मैटर उठा रहे हैं, वो जो नैरेटिव्स बना रहे हैं, उसमें जाति का एंगल कहीं नहीं है। वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की। उसका असली में क्या वोट है बिहार में? एकदम है, एकदम है। आप वो है तो कितना परसेंट है? वो एक देखिए, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप सरकार बना रहे हैं तो आपको और मैंडेट बाहर ही दे देगा। हम्म। वो इस तरह का वोट है। वो इस तरह का वोट है कि प्रशांत अगर 70, अगर अब ये 10 सीट जीते हैं तो इसको 40 ले जाएगा। इस तरह का वोट नहीं है कि सरकार बना देगा। ये मैं मानता हूँ। सोशल इक्वेशन को मैं मानता हूँ कि वो सबसे बड़ी बिहार में क्राइटेरिया बनता है सीट जीतने का। लेकिन उसका साथ अगर नैरेटिव पर तड़का लग जाए तो फिर सीट आराम से आप जीतेंगे और सीटें बढ़ेंगी। जैसे प्रशांत किशोर ये सब बनाने के बावजूद भी सीट नहीं जीत रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सोशल इक्वेशन उनके साथ नहीं है। ये है कि वो नैरेटिव बना ही नहीं पा रहे, को सीट जीतेंगे कैसे। बिहार में लोग क्या करते हैं, कास्ट ठीक है अपने जगह है, लेकिन उसके पहले उम्मीदवार, कैंडिडेट। मैं बिहार में तमाम ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ। वाल्मीकि नगर की सीट आप देखिए, आप चतरा की सीट देखिए, आपको तमाम ऐसे सीट देखे दिखाई देंगे जहां पर कैंडिडेट की कास्ट नहीं है, फिर भी कैंडिडेट जीत रहा है। हम्म। उसका कारण है कि कैंडिडेट का होल्ड है। तो अभी प्रशांत किशोर के पास कैंडिडेट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम्म। उनके साथ जो लीडर दिखाई दे रहे हैं वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे कितने कैपेबल हैं। अभी रिसेंटली एक ज्वाइनिंग हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एक लीडर की, पहले वो लड़ भी चुके हैं। तो उस टाइप के लीडर को आगे करके अगर प्रशांत सोच रहे हैं कि हम सीट जीत लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि प्रशांत कुमार जी को खुद एक कंसल्टेंट की जरूरत है। अगर वो उम्मीदवार खड़ा कर दिए, अगर मान लीजिए 120 से 130 सीट में उनको ऐसे उम्मीदवार मिल गए जिस तरह लोजपा को मिले थे पिछले बार, कम से कम 30 सीटों में, तो डेफिनेटली वो लोजपा से बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। नहीं, बट वो आपने खुद ही बोला अभी कि वो हो सकता है, क्योंकि अगर भाजपा के इतने कंपेटिटिव है, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं हर एक असेंबली में। आरजेडी के लिए हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन, एक असेंबली में टिकट मांग रहे हैं। तो जिसको नहीं मिलेगा और जो मन बना चुका होगा लड़ने का, वो या इंडिपेंडेंट लड़े या प्रशांत के पास जाए। अब उसको लगेगा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा तो मेरे साथ ना वो दिखना चाहिए ना, मुझे हो सकता है बाद में हो, ये बाद में होगा। अभी नहीं दिख रहा है। जैसे पवन सिंह का मैंने देखा इंटरव्यू, पवन सिंह भोजपुरी के सिंगर हैं। पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़े और काराकाट उनका लड़ने का नुकसान भाजपा के हो, कुछ रीजन की सारी सीटें हारी। हम्म। लेकिन पवन सिंह जीत सीट से लड़े, चाहे भाजपा से लड़े, इससे लड़े, वो जीतने जैसे उनकी पत्नी जो है ज्योति जी, वो काराकाट विधानसभा से तैयारी कर रही हैं। हम्म। अगर वो प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़े तो शायद चुनाव जीत सकती हैं वो। लेकिन अभी क्या देखा गया, जैसे मैंने पवन सिंह का इंटरव्यू देखा, वो तेजस्वी यादव की बड़ाई करते दिखाई दिए लेकिन प्रशांत किशोर का बड़ाई नहीं किए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो अलग अलग फैक्टर बिहार में है जो लड़े और जीतेंगे, वो क्या प्रशांत किशोर का बड़ाई कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग। तो मुझे लगता है वो कमी है। अब एक नई ज्वाइनिंग उनके पास हुआ है एक लीडर की, वो दिन प्रतिदिन ट्वीट कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, पर उसका कोई वोट ही नहीं है। उससे उनका नैरेटिव खराब हो रहा है। नहीं, तो आप देखिए, जब कोई नई पार्टी बनती है, अगर पिछले 2 दशक में देखें तो इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम सक्सेसफुल मान सकते हैं वो आम आदमी पार्टी का है। ठीक है। अब आम आदमी पार्टी जब पहले बनी थी, या जब पहले पंजाब में गई थी या दिल्ली में जो बनी थी, उसमें जो इनिशियली लीडर्स आए थे वो आए थे जो सोशली बहुत स्ट्रांग थे। कुछ सेलिब्रिटीज आए थे, बहुत सारे सिंगर्स आए थे, स्पोर्ट्स पर्सन आए थे, ये सब आए थे। अभी भी आप देखेंगे तो पंजाब में स्पोर्ट्स पर्सन है जो आम आदमी
पार्टी को जो पहले ज्वाइन करे थे, एक्टर्स, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के एक्टर्स ने सपोर्ट करा था। तो क्या प्रशांत किशोर जी इनिशियली वो टारगेट कर रहे हैं कि सोशली नोन फेसेस को ज्वाइन करें और ऐसे फिर चलिए बाद में हूँ? ऐसे फेसेस भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे ना, जैसे उनके पास उदय सिंह है, डेफिनेटली उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो सांसद रहे हैं, वो एक अच्छी ज्वाइनिंग है, लेकिन उसके साथ आरसीपी सिंह भी हैं, वो क्या वैल्यू ऐड करेंगे? अभी देखे होंगे एक लीडर थे कौशलेंद्र मुखिया, वो पिछले बार लड़े थे और अच्छा वोट आए थे, वो कांग्रेस ज्वाइन किए। अगर वो इनके साथ आते तो मैं मानता कि वही एक खाता खोल देते। नहीं, बट वो उनके काफी सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि जो भी असेंबलीज हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके जो प्रसिद्ध लॉयर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध ये हैं, वो जनसुराज संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। उनको बोलने दीजिए, उन्होंने जब टिकट दिया बाई इलेक्शन में, हाँ, किसको टिकट दिया? आपके हिसाब से बाई इलेक्शन लड़ना सही डिसीजन था या गलत? एकदम खराब डिसीजन था। ओ, क्यों ऐसे? इसको थोड़ा डीप डाइव करते। उसका ये कारण था कि आपने उस समय लड़के एक तरह से मैसेजिंग लोगों के सामने दे दिया कि मेरा इतना ही वोट है। लोगों को क्या लग रहा था कि प्रशांत अगर लड़ेंगे तो मुझे डैमेज कर सकते हैं, हरा सकते हैं। बंद जो मुट्ठी होती है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता, जब वो खुल गया मुट्ठी उस समय तो बहुत कुछ लोगों को ताकत का अंदाजा हुआ कि प्रशांत को भी कैंडिडेट चाहिए। अब कविता सिंह एक तरारी में लड़ी, उनका वोट बैंक देखिए, और बेलागंज में इनका एक कैंडिडेट लड़े, मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि वो स्थापित नेता थे तो इतना अच्छा लड़े कि आरजेडी अपनी मजबूत सीट हार गई और जदयू सीट जीत ली। तो डेफिनेटली इनको जो वोट आया बाई इलेक्शन, वो कैंडिडेट लाइन पर सिर्फ बेलागंज में आया और बाकी जगह कम आया। बट बाई इलेक्शन में उस लेवल का नैरेटिव वो बुन चुके थे जो अभी, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रशांत ही बोल रहे हैं और बाकी दोनों पार्टियां। बाई इलेक्शन में और अभी में बहुत अंतर है। बाई इलेक्शन में ये नैरेटिव इतना नहीं बुन चुके थे। अब उस समय लोग नहीं बोलता था चलो प्रशांत एक खिलाड़ी है, अब लोग बोलता है सीरियस खिलाड़ी है। और अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि यार चलो उनका पहले 5 था तो 10% वोट है, कुछ कुछ बोलते हैं कि सरकार भी बना लेंगे। वो चीज उस समय नहीं थी। तो बाई इलेक्शन मुझे लगता है कि उनके पास रिपोर्ट आई कि हम अच्छा करेंगे इसलिए लड़ गए होंगे। जैसे ही बेलागंज की आप बात कर रहे हैं, नहीं जीत पाते उसके Possible नहीं था, क्योंकि सुरेंद्र यादव जो कैंडिडेट उनका अपना वोट है, जदयू का अपना वोट है, कहां से वहां जीत जाते? आप तरारी जी सीट में लड़ने गए, वहां पर माले का एक जबरदस्त वोट बैंक है और सामने जो लड़ रहे थे सुनील पांडे जी के लड़के, उनका अपना जबरदस्त वोट है। रामगढ़ की सीट में जगदानंद सिंह का अपना एक वोट है, अंबिका यादव जो पले मिले उनका वोट है, और वहां पर जो अशोक कुमार सिंह जीते बीजेपी से, उनका वोट है। तो ये तो पीके भी समझते होंगे कि तीनों, मुझे लगता है वो समझते होंगे, लेकिन उनके पास रिपोर्ट ये आई गई होगी क्योंकि नैरेटिव का हमारा इतना वोट बन चुका है कि हमको 30% वोट आएगा, हम ट्रेमलर मुकाबले में निकल जाएंगे। लेकिन फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं कास्ट नहीं देख रहा हूँ, यहाँ मैं मजबूत कैंडिडेट देख रहा हूँ। वो सिर्फ बेलागंज में इनके पास था तो वहां पर इनको वोट अच्छा आया। यहाँ 2 जगह नहीं था उम्मीदवार, अंतिम मोमेंट पे आता कि तरारी में तो एक उम्मीदवार दिया गया, बदला गया, फिर एक उम्मीदवार दिया गया। हाँ। आप ये देखिए, तो वो तैयारी नहीं थी, तो वो तैयारी उनको करना पड़ेगा और उन्हें नैरेटिव सब सही है, लास्ट में उम्मीदवारों के द्वारा भी दिखाना होगा। मैंने ये कह सकता कि 243 उम्मीदवार होंगे, लेकिन आप 10 सीट तो दिखाओ। अब बिहार में जैसे अनंत सिंह है, लोग बोलता है जीतेंगे, रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर में है, सुमित सिंह है चतरा में, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने पप्पू यादव, आप देखो पप्पू यादव जब पूर्णिया में लड़ रहे थे, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया, जदयू ने अपना उम्मीदवार दिया, पर पूर्णिया की सीट निकाल दिए क्योंकि लोगों को मालूम था कि वहां का सोशल इक्वेशन इज फेवरिंग पप्पू यादव, इज गोइंग टू विन। तो आप वहां पर देखिए कि सोशल इक्वेशन में तो मुस्लिम यादव को आरजेडी को वोट करना चाहिए था, लेकिन वोट वहां पर पप्पू यादव को मिला। तो आपको समझना होगा कि सोशल इक्वेशन अपने जगह पर है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ जनसुराज की स्थिति है कि जनसुराज नैरेटिव में नंबर 1 है, बट लोगों में ये बिलीफ नहीं वो पैदा कर पा रही है कि हम सरकार बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्विंग वोटर होगा वो बोलेगा कि हाँ प्रशांत बात तो सही कर रहा है, बट ट्रेडिशनल पार्टीज के साथ ही वोट करेगा। मतलब अभी आगे देखना हो, क्योंकि उनका नैरेटिव तेजी से, जो 6 महीना पहले जो जनसुराज था उसमें काफी चेंजेस देखने को मिला है और चुनाव अक्टूबर में है। तो प्रशांत भी खुद कंसल्टेंट रह चुके हैं, तो उनको मालूम है कि नैरेटिव को कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि मोमेंटम का मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्लेस, टाइमिंग, नैरेटिव, परसेप्शन एंड मोमेंटम। तो वो जो नैरेटिव बनाए हैं परसेप्शन, उसको मोमेंटम किस तरह वो देते हैं चुनाव तक। और उनके मोमेंटम के चक्कर में बाकी दोनों पार्टीज तो मोमेंटम गेन ही नहीं कर पा रही, बाकी दोनों अलायंसेस तो मोमेंटम गेन ही नहीं कर पा रही। अभी जब मैं लास्ट वीक एक बार बिहार गया था, पटना ही गया था मैं, ज्यादा जगह घूमा नहीं, बट पटना जाके मुझे 2 चीजें क्लियर हो गई कि एक तो लोग इस बार बोल रहे हैं कि यार नीतीश कुमार हैज बीन, मतलब इज एट हिज वीकेस्ट,
इस इतने कमजोर नीतीश कुमार कभी नहीं दिखे इससे पहले। और वो इस वजह से भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया है कि एकदम वो मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे, अपने कैबिनेट का नाम भी नहीं बता पाएंगे, और मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला है ऐसे। इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि नीतीश कुमार जी वो पुराने नीतीश कुमार जी नहीं रहे। और लोगों में जो चर्चा है वो जनसुराज की ज्यादा है मोर देन एनी अदर पार्टी। तो ये दोनों चीजें मुझे क्लियर लग रही है। और अभी जब आप लेटेस्ट में घूमे, आपको आरजेडी या बीजेपी या किसी का और कोई नैरेटिव चलता दिख नहीं दिखाई दिया। मुझे लगता है कि प्रशांत जितना एक्टिव रहे पिछले 1 साल से और जनरेटिव बना रहे, अगर वो आज तेजस्वी यादव बना रहे होते तो क्या होता, आप सोचिए। तो अभी ये बंद वाला जो हुआ है पिछले हफ्ते, जिसमें राहुल गांधी और ये अलग टॉपिक है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, एक इशू है। क्या इशू से वो वोट पोल होगा? डायरेक्ट देखिए, हम जब भी बार इशू से वोटर को लग सकता है कि धोखा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्शन में 2 टाइप के इशू होते हैं। एक इशू होता है, एक वोटिंग लीवर होता है। बिल्कुल। वोटिंग लीवर पे आपने क्या किया? एक इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली पटना मैदान में रोजगार पे हो रही होती, एक कानून व्यवस्था पे मुजफ्फरपुर में हो रही होती, तो नैरेटिव बनता ना। वो हुआ है क्या? वो तो नहीं हुआ। इशू तो ये है जो प्रशांत उठा रहे हैं या लोग के जहन में है। आपने शराबबंदी है, इस पर फुल क्या होना भाई? तेजस्वी यादव बोलते हैं हम शराबबंदी सही नहीं है, इसको हम ओपन करेंगे। इस पे बड़ी रैली करो ना, बुलाओ सारे लीडरों को इंडिया अलायंस के और सबको बुलवाओ कि इसको हम खत्म करेंगे। मैसेज दो कि क्यों खत्म करोगे, क्योंकि इसको लेकर महिलाओं में क्या है कि मेरा पति दारू नहीं पीता है, कम हुआ है। कितनी महिलाएं सोचती हैं कि ये सुधरा है, तो आप मैसेज दो भाई सुधरा क्या है, अब तो हर जगह दारू मिल रहा है, अब लोगों को बताओ। तो ये मैसेजिंग का जो नैरेटिव बनाना चाहिए जिस तरह से, अब हो सकता है आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखना चाहिए। बट वैसे जहां तक बीजेपी का बात है तो वो तो अपना नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार का जो काम है, जैसे आप देखिए मोदी जी बिहार जा चुके हैं और अभी और जाने वाले हैं, और बार बार जाके अपने काम को रख रहे हैं कि भैया ये काम मैंने किया, मैं वोट दो। ये रोजगार मैं ला रहा हूँ, ये लाने वाला हूँ, मुझे वोट दो। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि मैं ये काम, नीतीश कुमार अब 100 यूनिट बिजली भी फ्री करने जा रहा हाँ, है। मैं वही बोल रहा था कि इस बार अब क्या है, जैसे हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि गवर्नमेंट जो होगी वो अब अगर उसे लगेगा कि वो पॉपुलर नहीं रही है या फिर नैरेटिव उसके फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो फ्रीबीज की तरफ मूव करेगी। और जो बिहार में अभी तक नहीं होता था, बट इस बार मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा जो एनडीए का प्रोमिसेस होंगे वो फ्रीबीज के अराउंड रिवॉल्व करेंगे कि 100 यूनिट बिजली, महिला को पैसे देने का कुछ शुरू होगा, ऐसी ऐसी चीजों के अराउंड रिवॉल्व करेगी। आपको लगता है ऐसा कुछ सिमिलर? नहीं, नीतीश कुमार ने जो घोषणा कर ही चुका है कि 100 यूनिट हम बिजली देंगे। हाँ। अब देखना है इसका कितना असर होगा। मुझे लगता है कि इसका वोट पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। बिहार अभी जिस तरह का बन चुका है, क्योंकि बिहार में आप मानिए कि जो एक तरह से जैसे जो स्कीम्स वोटर हैं कि जिससे भाई लोगों के लाभार्थी जो वोटर हैं, जो केंद्र सरकार और इस सरकार ने बनाया है नीतीश कुमार ने, वो वोटर उनके साथ है। और वही वोटर इस पर आएगा जो वोटर उनको एकदम नहीं देना चाहता है भाई, इनके नहीं, खिलाफ। तो जो लाभार्थी वोटर है उसको भी तो नैरेटिव सही लग सकता है कि नहीं यार, एजुकेशन है ही खराब। तो वो ये मैंने, अगर मैं एक बेस्ट केस ले रहा हूँ कि इस पर कौन सा वोट, तो अपने वोटों को शायद इंटेक्ट कर पाए हैं, इनके बढ़ने के चांसेस बस इंटैक्ट करेंगे तो जीत जाएंगे। तो वो देखिए बिहार की मैं बिहार के बारे में एक बोलता हूँ कि सोशल इक्वेशन के आधार पर आप एक चीज मान लो कि बिहार में 4 पार्टी हैं, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी। इसमें जो 2 पार्टी मेन, 3 पार्टी में मानता हूँ, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, जो 2 पार्टी इसमें से अलायंस कर ले उसका पलड़ा भारी होता है। अगर उसको आप हरा देते हो देन आपकी कैलविटी है, आपकी क्षमता मानी जाएगी। जब याद कीजिए जब आरजेडी जदयू का अलायंस हुआ तो क्या हुआ, जदयू और बीजेपी जब अलायंस में आ जाती है तो इनका कहीं ना कहीं सोशल इक्वेशन मजबूत हो जाता है। अब तो लोजपा भी है। अब तेजस्वी यादव इनको हरा देते हैं, इनको अपने इस अलायंस में, तो डेफिनेटली उनकी क्षमता मानी जाएगी। तो तभी हरा पाएंगे जब एक नैरेटिव गढ़ पाए और जब ईबीसी के वोट को तोड़ पाए और कैंडिडेट सिलेक्शन उन लोग का ऐसा हो कि वो एनडीए की वोट में सेंध लगा पाए। जिस तरह लोकसभा मैंने देखा तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं लगती, और जिस तरह ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करता है चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस, मुझे दिखाई नहीं। अब कांग्रेस वही सीटें लड़ी जो पिछले बार लड़ी थी, तो यकीन मानिए उसमें से मैक्सिमम सीटिंग एमएलए हार जाएंगे चुनाव। लेकिन ट्रेडिशनल वे से हट के चीजें बदलती हैं उम्मीदवारों के चयन में और बहुत सारी चीजों में आरजेडी सही करती है, और ये लोग ब्रेक कर देते हैं जदयू के वोट बैंक को। बीजेपी का वोट बैंक को ब्रेक करना मुश्किल है। कहीं भी आप देखिए पूरे इंडिया में लोगों को लगता है बीजेपी का वोट टूटेगा, नहीं टूटता, बढ़ ही जाता है। नहीं, बट जैसे अभी आप जो लोकसभा का सबसे बड़ा शॉकर था उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की अलायंस लेके गई 40 सीटों के आसपास, तो उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट करा जिससे ये उनके दूसरे यादव भाई सीख सकते हैं? अखिलेश यादव ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें की जो इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। अयोध्या का सांसद देखिए दलित जाति का है। मेरठ में राम के सामने एक दलित जाति का उम्मीदवार लड़ रहा था। एक जनरल सीट से दलित उम्मीदवार को टिकट देने से क्या मैसेज जाएगा दलित में? ये एक दलित के बीच में जाने से समझ में आएगा। वो तो अपने को स्वाभिमानी महसूस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उन्होंने तमाम ईबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने कुर्मी जीत कर आए हैं, कितने कुशवाहा जीत कर आए हैं। उन्होंने कास्ट बैलेंस का ख्याल रखा। उन्होंने 2 राजपूत को ही टिकट दिया, दोनों ऐसे जगह से दिया जहाँ जीत रहे थे। धौरहरा दिया और चंदौली दिया। चंदौली तो उनकी थी वो विनेबिलिटी उन्होंने पहले देखी। यूनिबिलिटी देखी और उसमें कास्ट को एंगल को देखा, कास्ट को इग्नोर नहीं किया। और देन नैरेटिव उसने जो पीडीए को बनाया वो लार्जर नैरेटिव था। कहीं ना कहीं अगर पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक या उसका अलग अलग वो चीज़ें बोलते हैं, वो बोलते हैं जो गरीब है वो मेरे साथ है, तो वो वोट अगर उसके साथ आ जाए तो कौन टूटेगा? टूटेगा तो आपका जो हिंदुत्व का वोट है वही टूटेगा। तो वही आइडिया इस बार इंडिया अलायंस करेगी बिहार, मतलब करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उस तरह का कोई नैरेटिव ग्राउंड पर दिखता नहीं है। अभी नहीं है, बट अभी तो आगे देखते हैं। पर अभी अगर आज के डेट में बात करें तो अभी मुझे इंडिया अलायंस की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी तो बिहार में करते हुए सिर्फ प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं और बाकी पार्टियों का लगता है कि ये वेट कर रहे हैं। ओके। और मैं तो इंडिया में क्या देखता हूँ कि जितनी भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी ऑल टाइम एक्टिव मोड में रहती है चुनाव में। बाकी पार्टियां तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, नॉमिनेशन जिस दिन डालना उसके 5 दिन पहले से एक्टिव होती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। एक सी वोटर का सर्वे आया था अभी रिसेंटली कि उन्होंने सर्वे करा था कि बिहार में सीएम फेस के नाम पे कौन सबसे पॉपुलर है। तो उस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। तो उनका जो एनालिसिस है उसमें, ये अप्रैल का बता रहा हूँ मैं, उसमें तेजस्वी यादव मोस्ट पॉपुलर सीएम फेस की तरह थे। 35% वोटर्स ने बोला तेजस्वी इज द मोस्ट पॉपुलर सीएम फेस। सेकंड पे इस बार प्रशांत किशोर आए हैं 17.2% पे, और थर्ड पे नीतीश कुमार थे 15.4%, और फोर्थ पे सम्राट चौधरी थे 12.5। ये मैं देखिए, अगर मुझसे पूछिए तो सर्वे ही गलत है। सम्राट चौधरी 12% वोट से आ ही नहीं पाएंगे बीजेपी सीएम में, अगर कि अक्रॉस द स्टेट सीएम फेस, अक्रॉस द स्टेट किया जाए तो। ओके। आपको बीजेपी में अगर आप सिर्फ एक ही सम्राट चौधरी नाम रखे हैं तब तो आ ही जाएगा 12%। अगर आप बीजेपी में सिर्फ सम्राट चौधरी, आपने 4 ही नाम रखा, 5 नाम रखा, और बीजेपी सिर्फ सम्राट चौधरी रखा। आपने सम्राट चौधरी रख दे, आप नित्यानंद राय रख दे, आप राजेंद्र सिंह जी का नाम रख दे, अलग अलग नाम रख दे, मतलब एनीवन फ्रॉम बीजेपी को भी 12। आप दिलीप जायसवाल भी रखे, राधा मोहन सिंह का रख दे, राजू प्रताप रूडी रख दे, आप गिरिराज सिंह रख दे, आप मैं नाम जैसे दे रहा हूँ, तो फिर वोट बट जाएगा। ओके। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कास्ट के हिसाब से, और फिर ये रेटिंग नहीं आएगी। ओके। तो इस किस तरह से लिया गया इस पर मुझे डाउट है कि नंबर ऑफ बीजेपी से कितने नाम लिए गए थे। ओके। बट अगर आप वैसे देखें कि इस टाइम पे आपके हिसाब से पॉपुलर सीएम फेसेस में कौन है, क्योंकि नीतीश जी जो हर बार टॉप पे रहते हैं, पर तो आपको नहीं होंगे, बहुत अभी से तेजस्वी आएंगे। अच्छा। पर तेजस्वी को स्टेट जीतने के लिए रेटिंग जो अपनी है 45 से अबव ले जाना पड़ेगा, मतलब प्रो एकदम बनाना पड़ेगा पूरे। अगर वो 35 पर रहेंगे तो कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि 65 आपके अगेंस्ट में है, और इस 65 में तो 2 ही धड़े हैं, प्रशांत किशोर एनडीए, तो डिफिनेटली एनडीए को आ जाएगा 40% वोट, तो भी आप हार गए। तो उनको किसी भी सीएम को प्रशांत नहीं, देखिए नीतीश कुमार 30-25 पे तो निकल जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सर्वे के हिसाब से तो 15% पे ही रह गए। अब वो देखना पड़ेगा कि 15 और सम्राट चौधरी का 12, आपके अनुसार 27, और फिर बाकी बीजेपी का एनी ऑफ द कैंडिडेट का क्या है, वो जोड़कर तो 40-45 हो जाएगा। तो टेक्निकली यहाँ देखना पड़ेगा कितने नाम दिए गए, क्या दिए गए। ओवरऑल अगर क्वालिटेटिव स्टडी पर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली तेजस्वी यादव पहले नाम। पॉपुलरिटी अगर आप बिहार में ले जाएंगे तो ऐसे भी सोशल इक्वेशन में आ जाएंगे वो, और फिर नीतीश आएंगे, और फिर बीजेपी के बहुत सारे चेहरे आएंगे। नहीं, बट प्रशांत किशोर आएंगे, वो अब डेफिनेटली टॉप 3 में आएंगे। टॉप 3 में आएंगे पक्का। हाँ, वो मुझे एक डाउट है कि सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे। मुझे लगता है वो थर्ड आएंगे, सेकंड नीतीश उनसे आगे ही आएंगे। ठीक है। तो नहीं, बट उनके थर्ड आने से एक इम्पॉर्टेंट चीज दिख रही है कि जो, मतलब उनको बोलते हैं कि वो
मतलब ब्राह्मण है और ये हैं, और मतलब कि सिर्फ कास्ट वोटर नहीं देख, नहीं है अरे भाई सीएम फेस की तरह देख। आप कर्नाटका में वोटिंग हुआ, वहां भी कास्ट वोटिंग है, गौड़ा है, ओगलिका है, सब है। लेकिन कांग्रेस से एक योजना लेकर आई ना, आपने मैनिफेस्टो तो लेकर कि 5 काम करेंगे, वोट तो उस 5 काम पर मिला जो कास्ट के अलावा मिलना था। तो आप राजस्थान में हर कास्ट पर खेलते हो, वहां भी कास्ट चलता है, जाट है, गुज्जर, राजपूत है, मीना है, सब अलग अलग। लेकिन अब 5 लाए। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, कास्ट वहां भी चलता है, लाडली बहना लाई भाजपा, उसका कास्ट ये लोग लाए। आप तेलंगाना देख लीजिए, वहां भी कास्ट है, पर वहां पर कांग्रेस 1 साल पहले से फार्मर के लिए करेंगे, दलित के लिए करेंगे, डिक्लेरेशन। ठीक है। वहां भी तो मोदी राज है, वहां भी तो केडी है। आप ये देख लीजिए आंध्र प्रदेश, आप तमिलनाडु देख लीजिए, वहां तो हर कास्ट का एक पार्टी है। कहने को द्रविडियन पॉलिटिक्स है, लेकिन हर कास्ट का एक पार्टी है। तो कास्ट हर जगह है, और उस कास्ट के आगे बहुत कुछ है। वो कास्ट के आगे है, वही चुनाव जीताता है। कास्ट आपको एक फॉर्मेडेबल समीकरण पर खड़ा कर देगा। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, 2010 में बीजेपी जदयू को अच्छी सीटें आई, तो नैरेटिव प्ले किया कि नीतीश ने रोड अच्छा बनाया है, इन्हें बिजली पर काम अच्छा किया है, भाई दे दो वोट इन्हीं को। तो वो वोट कहीं ना कहीं सभी कास्ट में पड़ा। हो सकता है कि मुस्लिम यादव में कम मिला होगा, लेकिन बाकी में ज्यादा मिला होगा, और इसमें भी मिला होगा। ये हुआ 15 में क्या हुआ, नीतीश और ये मिलके लड़े, आरजेडी। तो सोशल इक्वेशन तो बैठा, लेकिन कहीं ना कहीं नरेटिव ये बना कि नीतीश से बेटर चेहरा नहीं है, किसी और को देने से अच्छा नीतीश को दे दो। क्योंकि बीजेपी से सीएम फेस कौन था, बिहार में बाहर है नीतीश या कुमार है, ये स्लोगन चला। तो नरेटिव तो यहाँ भी था। 20 में तेजस्वी एक नरेटिव लेकर आए। आप सोचिए कि नरेटिव वो इतना स्ट्रांग था कि नीतीश और मोदी जी 2 चेहरे को वो हरा रहे थे रोजगार के नाम पर। सिर्फ एक गलती जाले नहीं हुई होती तो आज वो मुख्यमंत्री होते। तो आप कह रहे हैं कि कास्ट इक्वेशन जो है वो बेस है, बट मेन नैरेटिव और फेस है जो तड़का, वो आपने बोला कि तड़का ऐड करता है, और किसी भी पार्टी को जीतना है तो वो चाहिए ही। वो चाहिए ही चाहिए, और किसी भी स्टेट में चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट हम समाप्त करेंगे ये दोनों डिस्कशन करके, जी। और उम्मीद है कि एक और हम एपिसोड शूट कर पाए जिसमें हम थोड़ा और डीप डाइव एनालिसिस करेंगे रीजन वाइज और जोन वाइज की अभी बिहार में क्या। हाँ, थैंक यू शशि जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड से आपको बिहार इलेक्शन के बारे में और क्लैरिटी मिली होगी, और हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। जब ये एपिसोड लाइव होगा, हमारी दरख्वास्त है कि आपके अगर कुछ प्रश्न हो आप उन्हें कमेंट में ऐड करें, और हम उन कमेंट्स को लेके Q&A बनाएंगे, और शशि जी के साथ और कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ उस पर भी एक डीप डाइव करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि अभी स्थिति क्या है बिहार की। इस साल सिर्फ एक बड़े स्टेट का चुनाव बाकी है, तो हमारी कोशिश है कि उससे रिलेटेड बेस्ट कंटेंट, हाई लेवल टेक्निकल एनालिसिस, हाई लेवल पॉलिटिकल एनालिसिस कंटेंट आपको दें। और स्वागत है हमारे चैनल पर।